नमस्कार। एस.वी एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब तक मैंने जो बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ शुरू किया है, उसके अब तक 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं जो बायोलॉजी से संबंधित थे। और आज से फिजिक्स के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 20 प्रश्न आज सॉल्व करेंगे और 20 प्रश्न अगले वीडियो में उसको डिटेल में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा काल्पनिक या आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं हम लोग? तो किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की वैसी किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो आके वास्तव में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि समतल दर्पण में क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आता हुआ प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और होता क्या है, जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग सभी समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में रोज़मर्रा में, तो हम चाह के भी उसका पर्दे पर उसे नहीं ले सकते हैं। इसलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 प्रकार के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ मिल सकता है? किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस जगह पे मिल सकता है? ए है समतल दर्पण द्वारा, बी है अवतल दर्पण द्वारा, सी है उत्तल दर्पण द्वारा, या डी है तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो उत्तर होगा अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए होता क्या है, हजामत करने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? तो ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है ए और बी यानी कि अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज कहाँ मिल सकता है? तो ये अवतल दर्पण पे मिल सकता है। अब देखिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो क्या होता है। मान लिया जाए एक गोल शीशे का गोला है, इसे अगर बीच से काट दिया जाए तो हमें 2 अर्धगोला प्राप्त होगा। जिस गोले के आंतरिक भाग को कलई कर दिया जाए तो उसका जो बाहरी भाग बचता है और जो उठा हुआ भाग है, ये दर्पण के रूप में आ जाएगा। और ये जो उठा हुआ दर्पण है, ये क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट, जब इसके बाहरी भाग पे कलई कर दिया जाता है, यानी कि इस पे लेप चढ़ा दिया जाता है, तब इसके आंतरिक भाग दर्पण की तरफ प्रयुक्त किए जाते हैं और ये आंतरिक भाग कहलाते हैं अवतल दर्पण। वहीं अगर पूरी तरह से सीधा शीशा है और इसके एक साइड में कलई कर दिया जाए तो दूसरे साइड का जो प्लेन भाग है वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण। अब इन तीनों पे जो प्रतिबिंब बनता है, 3 अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक ही बनता है, और वो सीधा बनता है, छोटे आकार में बनता है। और यहीं इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण में बड़े आकार का बनता है प्रतिबिंब। तो यही 3 डिफरेंसेस है इसमें। अब आगे के प्रश्न में देखेंगे इन सब में क्या अंतर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है ध्रुव पर, या डी है अनंत पर। कहाँ हम किसी वस्तु को रखेंगे जहाँ पर जो है अवतल दर्पण के फोकस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो वो है अनंत पर। अनंत पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अगला जो प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी जस्ट हाफ यानी आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। और क्यों उत्तल दर्पण लगा होता है? अभी अभी दिखाया था मैंने कि ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को क्यों लगाया जाता है उस जगह पे?
तो उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो जिस भी कहीं जगह पे लगाया जाए। तो होता क्या है, गाड़ी के साइड मिरर में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो दूर से आती हुई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब तो होगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो दूरी है, देखने का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होता है, यानी काफ़ी दूर तक की चीज़ों को ड्राइवर आसानी से देख पाता है, और वो बहुत छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन बहुत दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर पे जो है लगाया जाता है उत्तल दर्पण को। साथ में क्या होता है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, वही फील्ड ऑफ विजन, वो बहुत विस्तार में होता है और बाहर की ओर उसका वक्रता होता है। इसलिए समतल दर्पण की तुलना में ये ज़्यादा दूरी तक का और ज़्यादा एरिया कवर करके देख लेता है, इसलिए इसके लिए आइडियल माना जाता है। मोटर कार के लिए, बस के लिए, किसी भी तरह की सवारी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी बताया था, काल्पनिक होता है, आभासी, और हमेशा ही सीधा बनता है। तभी इसका उपयोग मोटर गाड़ी में, बसों में किया जाता है। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जस्ट इसका अपोजिट। क्योंकि गाड़ी वाले को क्या रहता है, दूर तक के गाड़ी मोटर को, सड़कों को देखना होता है कि कहीं कोई गाड़ी साइड से आ रही है, पीछे से आ रही है। वहीं जब दाढ़ी बनाता है कोई, तो उसको नज़दीक से और ज़्यादा क्लैरिटी आना चाहिए, बड़ा जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देना चाहिए। तो दाढ़ी बनाने वाले लोग किसका उपयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि बड़ा जो है उसका प्रतिबिंब बने और स्पष्ट तरीके से उसे देखा जा सके। और अवतल दर्पण क्या करता है, निकट की रखी हुई वस्तु को सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। तो सीधा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? ए है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल और उत्तल दोनों ही दर्पण, या डी अवतल। तो ये दोनों ही तरह के इस पर सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, काल्पनिक भी प्राप्त होता है और सीधा भी प्राप्त होता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश में एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई किसी जगह से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे गिरती है और वहाँ से अगर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो ये परावर्तन कहलाता है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वहीं अगर किसी विरल माध्यम या सघन माध्यम या किसी भी जगह से अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, तो उसका पथ थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और जो उसका विचलन होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रश्न के अनुसार ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 ही नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वो क्या हो जाती है? ए अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बी सीधी निकल जाती है, सी अविलंब की दिशा में जाती है, या डी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या करता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। उत्तर हो जाएगा डी, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इसी का जस्ट उल्टा अगर हम देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आए, मान लिया जाए कांच से वायु की ओर आए, तब क्या होगा? तो वो अविलंब से दूर की तरफ चली जाएगी। और वही विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आए, यानी कि अगर वायु की तरफ से अगर किसी जल में, तेल में या फिर प्रिज्म वगैरह में आए, तो क्या होगा? वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अभी जैसा मैंने दिखाया था कि क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ पानी भरा हुआ बाल्टी है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं
कि उस पर अगर कोई रॉड अगर डाला जाए या पेंसिल डाला जाए, अगर उसको इस तरह से डाला गया है उसमें, तो इस तरह से वो दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। यानी कि ये प्रकाश के अपवर्तन, एक्चुअल में इसे डाला सीधा ही गया है, लगता है कि ये टेढ़ा हो गया है, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। या अगर हम पानी में सिक्के को डाल दें तो सिक्का उठा हुआ सा प्रतीत होता है, अगर हम सिक्के को यहाँ डालें तो ऐसा लगता है यहाँ पर ये सिक्का है। तो ये क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अगला जो प्रश्न है वो है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब बिंदु कहलाएगा। जब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिल जाती है वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न आते हैं, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जाहिर सा बात है कांच का ही उपयोग होता है, कई जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो फाइबर होता है उस तरह का, तो और नहीं किया जा सकता तो मिट्टी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेंस बनाने के लिए ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो पारदर्शी हो, जिससे प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन संभव हो। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस का। अब लेंस क्या होता है, लेंस दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। जो लेंस इस प्रकार का दिखाई दे, यानी इसका दोनों तरफ सीधा और उल्टा सी बना हो, तो ये होता है अवतल लेंस। वहीं जब बीच में दोनों ही तरफ पतला और बीच में मोटा इस तरह का कांच लेंस दिखाई दे, तो ये होता है उत्तल लेंस। ये दो तरह का लेंस होता है। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी में या सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें सीधा बनता है और आकार में बड़ा रहता है, इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस कैसा होता है, तो अभी अभी हमने देखा किनारा पतला और बीच में ये मोटा होता है, तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए इसमें हमको 30 सेंटीमीटर दे दिया है उत्तल लेंस का जो वस्तु जितने दूरी पर रखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। दिया गया वस्तु का दूरी कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर है, यानी कि u बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो ये चूँकि उल्टा बनता है उस पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, चूँकि वस्तु का लेंस उल्टी ओर रखा हुआ है। अब प्रतिबिंब का दूरी कितना बनेगा, तो ये कहा जा रहा है कि लेंस से उतनी ही वास्तविक दूरी पर बनता है, यानी कि अब v बराबर जो है क्या दिया जा रहा है, 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि बराबर की ही दूरी पे है, u और v दोनों बराबर है, तो दोनों ही 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है प्रश्न कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला पर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। अब क्या करेंगे, इसका मान बिठा देंगे, 1/30 माइनस 1/ फिर से 30 है, -30 हो जाएगा, एक +30 हो जाएगा, क्योंकि एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है, बराबर 1/f। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1/f बराबर 336/90 कटेगा, हो जाएगा 15, यानी कि 1/f बराबर 1/15, यानी f बराबर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये एक आसान प्रश्न है और एग्ज़ाम में
इस तरह का 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा ही, तो आप फॉर्मूले को याद रखिए ताकि ये आसानी से बन जाए। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए प्रश्न की तरफ, अगर हम प्रश्न की तरफ चलते हैं तो इसमें हमारे पास फोकस दूरी f दिया हुआ है, तो f बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम कि P बराबर, यानी कि P बराबर क्या हो गया, लेंस की शक्ति को क्या लिखेंगे, P या क्षमता को बराबर क्या होता है 1/f। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1/20। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पॉइंट हटा दें और ऊपर की तरफ लाएं तो ये क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये माइनस में आएगा, ये आ जाएगा कितना -2 डायोप्टर। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आएगा, तो इस तरह से आज हमने फिजिक्स के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। बाकी के 20 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन सेशन है ये पसंद आया होगा, ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वैसे स्टूडेंट जो अब तक इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में करना है और श्योर सक्सेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।